दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे, जहां हम लोग आज फिर से जीके जीएस का मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन है। इसमें आपका जो स्कोर आएगा वो आप कमेंट में बताइएगा। तो आइए आज एक मोटिवेशनल कोट के साथ आज का जो मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशनल चीज़ है कि जिसमें धीरज है और जो मेहनत से नहीं घबराता है, कामयाबी उसकी दासी है। यानी आपके पास अगर धीरज है और आप अगर मेहनत से नहीं घबराते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, इसका आंसर आप कमेंट में देते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन ए में है कपास, ऑप्शन बी में है मूंगफली, ऑप्शन सी में है मक्का और ऑप्शन डी में है सरसों। तो आपको पता होगा कि जो सरसों है ये क्या है, रबी की फसल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाफ्टा पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते। तो बाफ्टा पुरस्कार जो होता है ये कहाँ पे मिलता है, ये जो बाफ्टा पुरस्कार होता है ये मिलता है कहाँ पे, इंग्लैंड में, यूके का पुरस्कार है क्या बाफ्टा पुरस्कार, जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये जब बाफ्टा पुरस्कार है ये इस साल किसको दिया गया है। ऑप्शन ए में है पुअर थिंग, ऑप्शन बी में है ओपेनहाइमर और ऑप्शन सी में है द जोन ऑफ इंटरेस्ट और ऑप्शन डी में है द होल्ड ओवर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओपेनहाइमर। इस बार 2024 में जो बाफ्टा पुरस्कार फिल्म का पुरस्कार है जो ब्रिटिश में दिया जाता है वो क्या है, ओपेनहाइमर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ आप याद रखिएगा जो फर्स्ट टाइम बाफ्टा पुरस्कार दिया गया था ये कब दिया गया था, ये दिया गया था कब, 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी वो ईस्वी है जिसमें बाफ्टा पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पीटी उषा की आत्मकथा है। जो पीटी उषा है इनको किस उड़न परी के नाम से जाना जाता है, क्या, उड़न परी। ठीक है, उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है किसको, पीटी उषा को। और ये धावक है पीटी उषा। ठीक है, तो इनकी आत्मकथा क्या है। ऑप्शन ए में है प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी आत्मकथा है, ये है सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा क्या है, सचिन तेंदुलकर जो एक क्रिकेटर हैं और जिनका जर्सी नंबर 10 है। ठीक है, आप जानते होंगे इनको। इनकी आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। और जो गोल्डन गर्ल है ये आत्मकथा किसकी है, पीटी उषा का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, द रेस टू माई लाइफ किसका है, ये है मिल्खा सिंह का। द रेस टू माई लाइफ किनका है, ये मिल्खा सिंह का है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो ये क्या है, मिल्खा सिंह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सनी डेज, मतलब इसी का ऑप्शन है सनी डेज। तो सनी डेज किसका है, सनी डेज है सुनील गावस्कर जी। आप सुने होंगे सुनील गावस्कर जो क्रिकेटर हैं। ठीक है, सुनील गावस्कर जी, उनका कौन सा आत्मकथा है, सनी डेज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गोल्डन गर्ल, पीटी उषा की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द लब का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। जो लब शब्द है इसका उपयोग किस खेल में किया जाता है। ऑप्शन ए में है गोल्फ, ऑप्शन बी में है फुटबॉल, ऑप्शन सी में है लॉन टेनिस और ऑप्शन डी में है शतरंज। तो लब का यूज कब किया जाता है, जब लॉन टेनिस होता है, जब लॉन टेनिस गेम होता है तो एक पक्ष का मान लीजिए कुछ स्कोर आया है, मान लीजिए एक पक्ष का 30 स्कोर आया और दूसरा पक्ष का 0 स्कोर आया, तो इसमें क्या बोलते हैं, 30 लब बोलते हैं। ठीक है, जिसका 0 आया उसको लब बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टेबल टेनिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल क्या है, भारतीय तटरक्षक बल ICG का फरवरी 2024 को अपना स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये कौन सा स्थापना दिवस ये क्वेश्चन है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसका कितना नंबर का स्थापना दिवस इस बार मनाया गया है। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो कोस्ट गार्ड दिवस होता है वो 1 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार जो मनाया गया वो कब मनाया गया, 49वां नंबर का है इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस। आपको बताना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का
जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है। तो आपको पता होगा भारत में पहला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या है, भारत रत्न। सबसे बड़ा क्या है, भारत रत्न। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, भारत रत्न। और सेकंड सबसे बड़ा क्या है, पद्म विभूषण। आपको पता होगा कि सेकंड सबसे बड़ा क्या है, पद्म विभूषण। और थर्ड क्या है, पद्म भूषण। और फोर्थ क्या है, पद्म श्री। ठीक है, ये आप लोग को याद होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, पद्म भूषण। ठीक है, इसके बाद और जानते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये किस में दिया जाता है। आपका फिल्मों में योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको पता होगा। इस बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, हमारे मिथुन दा को। ठीक है, किसको मिला है, मिथुन दा को। ये भी आप याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। मिथुन दा को मिला क्या, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। जो अर्जुन पुरस्कार होता है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो अर्जुन पुरस्कार है इसका स्टार्टिंग कब हुआ था, 1961 ईस्वी में इसका स्टार्टिंग हुआ था, अर्जुन पुरस्कार दिया। और जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है इसका स्टार्टिंग हुआ था 1969 ईस्वी से। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। इससे पहले का क्वेश्चन था कि 1 फरवरी को जो कोस्ट गार्ड दिवस मनाया गया, तो कोस्ट गार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, जो मतलब भारतीय तटरक्षक बल है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। जो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट है 2024 वाला, वो कहाँ पे आयोजित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी में है सिडनी और ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन सी में है न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है, और ऑप्शन डी में है गोवा जो भारत में है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा जो भारत में है। यहाँ पे क्या, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाल अन्न भंडार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में स्थित है। यानी जो विशाल अन्न भंडार है वो सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ पे स्थित है। ठीक है, पहला है राखीगढ़ी, ऑप्शन बी में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी में है कालीबंगा, और ऑप्शन डी में है लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मोहनजोदड़ो। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है यहाँ पे क्या, विशाल अन्न भंडार मिला है, और क्या मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, क्या मिला है, विशाल स्नानागार, यानी विशाल स्नानागार पे मिला है। ठीक है, स्नानागार में कहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो में। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ आप याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो कौन नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, कौन नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। जो लोथल है ये कौन नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे में है। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे में क्या है, लोथल। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद आता है क्या, हड़प्पा। हड़प्पा कौन नदी के किनारे में है, वो है रावी नदी के किनारे में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज कौन किया था, जो इसका खनन है वो कौन किया था, ये किया था कब, 1922 ईस्वी में कौन किया था, R.D. बनर्जी ने किया था। कौन, R.D. बनर्जी। ठीक है, R.D. बनर्जी ने किया था, इसका खुदाई किया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में कालीबंगा। तो ये कालीबंगा में क्या क्या मिला है, यहाँ पे जुटे हुए खेत मिले हैं, यहाँ पे मिट्टी के ईंट मिले हैं। ठीक है, और ये जो कालीबंगा है इसका खोज 1952 ईस्वी में अमलनंद घोष ने किया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीलबंद प्लास्टिक बैग में चिप्स का ऑक्सीकरण रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। हम लोग खाते हैं जो कुरकुरे वगैरह, उसमें कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है वो पूछा है। तो उसमें क्या किया जाता है, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी जो चिप्स के अंदर सील बंद किया जाता है उसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। इसके साथ आप याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन 2 में है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसका फॉर्मूला होता है CO। ठीक है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये क्या होता है, गंधहीन गैस होता है। इसका गंध नहीं होता है, इसका रंग नहीं होता है, इसका स्वाद भी नहीं होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय का खपत के स्तर के आधार पर गरीबी को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य शब्द क्या है। जो गरीबी का सूचकांक
कोई रेखा है, जैसे बताया गया है कि हर साल निकाला जाता है कि इससे ऊपर जिसका ज़्यादा पैसा होगा वो गरीबी रेखा के ऊपर है, इससे नीचे जिसका कम पैसा होगा वो गरीबी रेखा के नीचे है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, गरीबी रेखा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। और जो दादा भाई नौरोजी है वो एक लिखे थे गरीबों से रिलेटेड बुक लिखे थे गरीबों का आकलन करने के लिए। उसका नाम क्या है, पोवर्टी, ये भी याद रख लीजिए, पोवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये कौन लिखे थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी यानी DDN, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यूजर इंटरफेस हिस्सा है जो उपयोगकर्ता को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो कंप्यूटर में सबसे पहले यूज आता होगा, आप जो देखते हैं स्क्रीन पे यूजर फेस होता है वो। ठीक है, तो वो कैसे वहाँ पे दिखता है, वो कोई सॉफ्टवेयर होता है। यस, वो सॉफ्टवेयर होता है। और वो कौन सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो यूजर इंटरफेस यानी जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, रुकिए सॉरी, ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जैसे आप लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर फ़ोन खोलें तो जो आपको जो दिखेगा वो पहले प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है, तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अभी एंड्रॉयड में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, एप्पल में एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, वैसे ही तो वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश के किन 3 उत्पादों को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुआ है। जैसा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने घोषणा किया है, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू है वो घोषणा किए हैं कि अरुणाचल प्रदेश का कौन कौन सा चीज़ को GI टैग दिया गया है। ठीक है, GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन यानी भौगोलिक संकेत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है चाक, याक चुरपी और खमती चावल और तांगसा कपड़ा। और ऑप्शन बी में है आदि केकर, हस्तनिर्मित कालीन और वांचो लकड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदि केकर। ये एक प्रकार का अदरक होता है। और हस्तनिर्मित कालीन ये क्या है, एक प्रकार का तिब्बती कंबल है। ठीक है, और जो वांचो लकड़ी है इससे वहाँ का आदमी लोग हैंडीक्राफ्ट बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसको GI टैग मिला है, कहाँ का है ये, अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध शासक थे। जो कनिष्क थे वो कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध शासक था, ये पता है, जिनके अधीन चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, ये भी ठीक है। कनिष्क मूल रूप से कहाँ से संबंधित थे, यूरोप, ईरान से, तिब्बत से या मध्य एशिया। आप जानते होंगे कि कनिष्क जो कुषाण वंश का जो एक प्रतापी शासक था, इसके जो कुषाण वंश के संस्थापक थे वो पहले आप लिख लीजिए। जो कुषाण वंश के संस्थापक थे वो क्या थे, कौन थे, कुजुल। ठीक है, कुजुल कडफिसेस। ठीक है, कुजुल कडफिसेस कौन थे, कुषाण वंश का संस्थापक थे। ठीक है, ये आप याद रखिए, कुजुल कडफिसेस कौन थे, कुषाण वंश का संस्थापक। और कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा था। ठीक है, कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा कौन था, कनिष्क। और जो कनिष्क था वो कहाँ से संबंध रखता था, मध्य एशिया, यानी वो कहाँ का था, मध्य एशिया का। इसके साथ आप याद रखिएगा कि ये भी याद रखिएगा कि जो 78 ईस्वी में, मतलब 78 ईस्वी में जब जो कनिष्क का राज्याभिषेक किया गया, उसको राज सिंहासन दिया गया, उसी टाइम कौन सा संवत चला, शक संवत। ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, शक संवत कब चलाया गया था, जो शक संवत है वो कब चलाया गया था, 78 ईस्वी में। ये भी आप याद रखिएगा, उस टाइम किसका काल था, कनिष्क का। नेक्स्ट है कि अग्न्याशय के लैंगरहैंस के आइलेट के बीटा सेल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्राव होता है। तो आप जानते हैं हम लोग का जो आमाशय होता है, आमाशय से जस्ट नीचे हम लोग का क्या होता है, अग्न्याशय। ठीक है, उसमें अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल पाए जाते हैं, और डेल्टा सेल पाए जाते हैं, अल्फा बीटा और डेल्टा सेल पाए जाते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा और डेल्टा सेल पाए जाते हैं। ठीक है, जो अल्फा सेल होता है वो किसका स्राव करता है, वो ग्लूकागन का स्राव करता है। ठीक है, ग्लूकागन का स्राव करता है कौन, अल्फा सेल। ठीक है, और जो बीटा सेल होता है वो कौन सी, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है।
किसका स्राव करता है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है कौन? बीटा सेल, ठीक है। और जो डेल्टा सेल होता है वो किसका स्राव करता है? सोमेटोस्टेटिन का स्राव करता है, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन का स्राव करता है कौन? सोमेटोस्टेटिन का स्राव करता है कौन? डेल्टा सेल। जो अल्फा सेल ग्लूकागन का स्राव करता है, ये क्या काम करता है? ये शर्करा का मात्रा को बढ़ा देता है हमारे खून में। ये क्या करता है? हमारे खून में शर्करा का मात्रा को बढ़ा देता है। और जो बीटा सेल जो इंसुलिन हार्मोन स्राव करता है, ये क्या करता है? हमारे रक्त में जो शर्करा का मात्रा होता है, जो शुगर का मात्रा होता है, उसका मात्रा को कम कर देता है, ठीक है। और जो डेल्टा सेल होता है वो क्या? सोमेटोस्टेटिन का स्राव करता है, जो ग्लूकागन और इंसुलिन हार्मोन दोनों का कंट्रोल करता है, वो सोमेटोस्टेटिन करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? लैंगरहैंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? हमारे लैंगरहैंस यानी अग्नाशय के लैंगरहैंस से। कौन सेल से? ये बीटा सेल से निकलते हैं, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है? तो पहला ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका, दूसरा है एकल संविधान, तीसरा है लिखित संविधान और चौथा है शक्तियों का विभाजन। तो ये शक्तियों का विभाजन तो हम लोग के यहाँ है, हम लोग के यहाँ क्या है? एकल संविधान। ये नहीं है, ये गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जनवरी 2024 में क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान और एकीकृत आयुष कल्याण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये जो होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान है, इसकी आधारशिला ये कहाँ रखे हैं? इसकी आधारशिला ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी में है लखनऊ, ऑप्शन सी में है गुवाहाटी, यानी असम का गुवाहाटी में। ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। असम का गुवाहाटी में जो होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान है उसकी आधारशिला रखी है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र की प्राचीनतम घटना निम्नलिखित में से किस पाठ में मिलती है? तो ऑप्शन ए में है भगवत गीता, ऑप्शन बी में है अथर्ववेद, ऑप्शन सी में है ऋग्वेद और ऑप्शन डी में है मनुस्मृति। इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो हमारा तीसरा मंडल है, थर्ड मंडल है ऋग्वेद का, उसमें जो गायत्री मंत्र है उसका वर्णन मिलता है, ठीक है। गायत्री मंत्र के बारे में मिलता है उसमें, ठीक है। जो गायत्री जो थर्ड मंडल है उसमें अग्निदेव और इंद्र के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। इंद्र के बारे में भी जानकारी मिलती है किसमें? ऋग्वेद के थर्ड मंडल में, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर को किसके द्वारा पानीपत पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को अस्थिर करने के लिए आमंत्रित किया गया था? ऑप्शन ए में है अहमद शाह दुर्रानी, ऑप्शन बी में है विक्रमादित्य, ऑप्शन सी में है दौलत खान और ऑप्शन डी में है शेर शाह सूरी। जो पंजाब का जो गवर्नर था दौलत खान, उसने बुलाया था बाबर को, ठीक है, ताकि वो आए और इब्राहिम लोदी को हरा दे और वहाँ यहाँ शासन करे और दौलत खान को फ़ायदा हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। जो पानीपत का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। ये भी आप याद रखिएगा। पहला पानीपत, दूसरा पानीपत हुआ था 1556 ईस्वी में और तीसरा हुआ था कब? 1700 कितना हुआ था? 1761 ईस्वी में, ठीक है। थर्ड हुआ था अहमद शाह दुर्रानी और मराठों के बीच में। सेकंड हुआ था हेमू और अकबर के बीच में और फर्स्ट हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2015 में भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए लागू की गई थी? जो भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सा योजना लागू किया गया था कब? 2015 में। तो पहला ऑप्शन है मनरेगा, दूसरा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तीसरा है मुद्रा योजना और चौथा है केंद्रीय सहकारी योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुद्रा योजना, जो 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा जो गरीबी उन्मूलन है उसको करने के लिए ये योजना चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि चेराव नृत्य, जिसको चेराव नृत्य क्या होता है? इसको बांस नृत्य भी बोला जाता है, काहे कि ये नृत्य किसमें? बांस का उपयोग करके ये नृत्य किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको बांस नृत्य भी कहा जाता है। जो चेराव नृत्य है वह किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में है मिजोरम, ऑप्शन सी में है सिक्किम और ऑप्शन डी में है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मिजोरम। जो चेराव नृत्य है, जो बांस नृत्य है चेराव, ये कहाँ पे किया जाता है? मिजोरम में किया जाता है, ठीक है। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजॉल। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं असम, ठीक है। असम में क्या क्या है? असम में डिब्रूगढ़ है, डिब्रू साइखोवा है, ठीक है, और काजीरंगा, मानस, ओरांग, ये सब कहाँ पे है? असम में। ये आप याद रखिएगा। सिक्किम, देखिए सिक्किम में रेचुंगमा,
क्या है, रेचुंगमा। रेचुंगमा जो एक प्रकार का क्या है, नृत्य है। ये रेचुंगमा नृत्य कहाँ पे किया जाता है, सिक्किम में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या किया जाता है, चिरमू। चिरमू नृत्य भी कहाँ पे किया जाता है, सिक्किम में किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ और एक याद रखिएगा, लोसांग। लोसांग क्या है, लोसांग। ठीक है, लोसांग ये भी कहाँ पे किया जाता है, सिक्किम में। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा डांस किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है पोपीर। क्या, कौन सा डांस, पोपीर डांस किया जाता है। और किया जाता है क्या, भुइया। भुइया डांस कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चेराव नृत्य, ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सेट उन अंगों का सही संयोजन है जो कोई पाचन कार्य नहीं करता है। यानी इसमें से कौन सा सेट है जिसमें से कोई भी पाचन कार्य नहीं करता है। तो ग्रसिका, ग्रसिका तो जानबे करते हैं, ये कहाँ होता है, हमारा गला में। ठीक है, बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होता है, हम लोग का आमाशय के बाद हम लोग का खाना जाता है कहाँ पे, छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। और मलाशय, मलाशय, मलाशय यानी जहाँ जो हम लोग का जो खाना पच जाता है उसके बाद जहाँ संग्रहित होता है वही होता है क्या, मलाशय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए ही तो हमको दिख रहा है, जो ग्रसिका। यानी हमारा गला में तो पाचन नहीं होता है, हमारे बड़ी आंत में भी पाचन नहीं होता है। हमारा बड़ी आंत क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो बड़ी आंत होता है वो क्या, पानी का अवशोषण करता है। ठीक है, पानी का अवशोषण करता है हमारी कौन, बड़ी आंत। ठीक है, और मलाशय में तो हम लोग का जो पचा हुआ भोजन होता है वो एकत्र रहता है। ठीक है, और मुख गुहा में तो पाचन होता ही है। ठीक है, मुख गुहा में पाचन होता है, छोटी आंत में भी पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, फिक्स एफडीआई पर नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग है। यानी एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर कौन नीति तैयार करता है। ऑप्शन ए में है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी में है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ऑप्शन सी में है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, और ऑप्शन डी में है भारतीय प्रतिभूति और विनिर्माण बोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। ये वो विभाग है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नियंत्रण करता है। ठीक है, और उसमें नीति तैयार करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे है क्या, नाबार्ड। नाबार्ड NABARD। ठीक है, जो नाबार्ड जो है ये क्या होता है, ये कौन है नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक। नाबार्ड क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये क्या है, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, नाबार्ड की। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 ईस्वी में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1935 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, सेबी SEBI, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सुल्तान कौन था जिसने सीरी नामक नया नगर बसाया। तो सीरी नामक नया नगर इसमें से कौन बसाया था। ऑप्शन ए में है बलबन। तो बलबन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि बलबन जो है वो क्या है। जो बलबन है ये एक महत्वपूर्ण शासक था। ये कौन टाइम का शासक था। सबसे पहले गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसके बाद इल्तुतमिश। ठीक है, उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद बलबन शासक बनता है। ठीक है, तो बलबन के बारे में यही याद रखिएगा। ठीक है, और बलबन ने और भी जैसे सिजदा प्रथा था वो कौन चलाया था, बलबन। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ऐबक कौन था, ये गुलाम वंश का संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी कौन था, यही था अलाउद्दीन खिलजी जिसने सीरी नामक नगर का स्थापना किया था और उसको राजधानी भी बनाया था। और जो सीरी नामक नगर जो बसाया था ये वर्तमान में जो कुतुब मीनार है उसी के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, सीरी नामक नगर। और ये जो सीरी नामक नगर था ये किसके लिए था पता है, ये सैनिकों के रहने के लिए था। ठीक है, यहाँ पे सैनिकों को रखा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने किन देशों के साथ डेजर्ट नाइट अभ्यास किया है।
तो डेजर्ट नाइट अभ्यास कौन कौन देश के साथ होता है? इंडिया प्लस फ्रांस प्लस यूएई प्लस यूएई, ठीक है। इसके साथ होता है कौन सी? इंडियन एयर मतलब वायुसेना द्वारा अभ्यास होता है। इंडिया प्लस फ्रांस प्लस यूएई के वायुसेनाओं द्वारा अभ्यास होता है क्या? डेजर्ट नाइट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत का ये डेजर्ट नाइट अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर का सलाहकार था जिसे अक्सर अकबर के दरबार में गृह मंत्री के रूप में जाना जाता था? जो अकबर का गृह मंत्री था वो कौन था? वो था आपका मुल्ला दो प्याजा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर, गृह मंत्री। जो फकीर था, ये फकीर था कौन? ये फकीर था धार्मिक मंत्री। जो धार्मिक मंत्री कौन था? धार्मिक मंत्री कौन था? फकीर, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, धार्मिक मंत्री कौन था? फकीर, ठीक है। और राजा मान सिंह कौन था? राजा मान सिंह ये क्या था? सेनापति। सेनापति कौन था? राजा मान सिंह था। राजा मान सिंह कौन था? सेनापति। और ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जो टोडरमल है, ये टोडरमल क्या कौन था? ये टोडरमल था क्या? वित्त मंत्री था। जो पैसा का लेन देन करता था वो क्या था? वित्त मंत्री, ठीक है। वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर 4 मुल्ला दो प्याजा, जो गृह मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? जो भारत में गुलाम वंश था, इसकी स्थापना कौन की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको लाख बख्श भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? लाख बख्श भी कहा जाता है, ठीक है। लाख बख्श भी कहा जाता है, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद जो शासक बना था वो था कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन बनी थी? रजिया सुल्तान एकल, मतलब रजिया सुल्तान वो थी जो महिला शासिका थी, ठीक है। इसके बाद आता है बलबन, ठीक है। बलबन ने क्या? सिजदा प्रथा चलाई थी। कौन सी प्रथा? सिजदा प्रथा चलाई थी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो ये कौन सा दर्रा है जो कुल्लू घाटी और भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ता है? तो ये क्या है? रोहतांग दर्रा। ऑप्शन ए में है बनिहाल, ऑप्शन 2 में है थांगता दर्रा, ऑप्शन 4 में है लिपू लेक। जो लिपू लेक है ये कहाँ पे है? ये आप जो लिपू लेक है ये कहाँ पे है? ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो जो रोहतांग दर्रा है ये किसको जोड़ता है? कुल्लू घाटी को, जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और जो लिपू लेक है ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे? ऑप्शन ए में शेर, ऑप्शन बी में हाथी, ऑप्शन सी में बाघ, ऑप्शन डी में हिरन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शेर। उस टाइम के आदमी शेर के बारे में तो नहीं जानकारी थी, लेकिन गाय हुआ, बैल हुआ और कुत्ता, हाथी, बाघ, हिरन, इस सब के बारे में जानकारी थी उस समय के आदमियों के पास, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो आदमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी शताब्दी में कालिदास द्वारा रचित किस प्राचीन ग्रंथ के आरंभिक भाग में महाकाल मंदिर का वर्णन मिलता है? तो जो मेघदूत है, जो कालिदास द्वारा रचना की गई थी मेघदूत, इसमें सबसे पहले उज्जैन का, पहले ही पृष्ठ में क्या है? उज्जैन का जो कहाँ पे है? एमपी में। उज्जैन का एमपी में जो है वो जो महाकालेश्वर मंदिर है, शिव भगवान का जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उसका वर्णन मिलता है, ठीक है, किसमें? मेघदूत में। और जो अभिज्ञान शकुंतलम है, इसमें जो महाभारत की एक कैरेक्टर है शकुंतला, ठीक है, शकुंतला, उसके बारे में लिखा गया किसमें? अभिज्ञान शकुंतलम में, ठीक है। और मालविका अग्निमित्र में है, मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कहानी और उनकी विवाह के बारे में लिखा गया है किसमें? मालविका अग्निमित्र, ठीक है। और रघुवंशम, ये सारे कालिदास की ही रचना है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेघदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीसीआई द्वारा किन 2 व्यक्तियों को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो बीसीसीआई द्वारा किनको प्राप्त किया गया, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन ए में है रवि शास्त्री और आनंद शेरगिल, ठीक
ठीक है। ऑप्शन 2 में है सुनील गावस्कर और अनिल कुंबले, ऑप्शन डी में है रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को ये सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली जगह को फारसी में राजमनामा के रूप में अनुवादित किया गया है। जो राजमनामा है ये किसको फारसी में अनुवादित किया गया है राजमनामा नाम से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महाभारत। महाभारत काव्य है जिसको राजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया गया है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। जो महाभारत है इसका रचना कौन किया था? वेद व्यास। ये भी आप याद रखिएगा, वेद व्यास जी थे वो महाभारत का रचना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में सरहुल किस मौसम में मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है बसंत, ऑप्शन बी में है पतझड़, ऑप्शन सी में है सावन, ऑप्शन डी में है शीत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बसंत। जो बसंत महीना में सरहुल मनाया जाता है। इस टाइम जो यहाँ के साल वृक्ष हैं उसके फूल खिलते हैं, इसीलिए इस महीना में मनाया जाता है, ठीक है। इसको कुड़ुक भाषा में क्या बोलते हैं ये भी आप याद रखिएगा। कुड़ुक भाषा में इसको बोलते हैं क्या? खद्दी। क्या बोलते हैं? खद्दी, ठीक है। कुड़ुक भाषा में इसको क्या बोलते हैं? खद्दी, ठीक है। और क्या बोलते हैं? मुंडा भाषा में बोलते हैं इसको, मुंडा भाषा में बोलते हैं इसको क्या? बहा। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्य तत्व के परमाणु द्रव्यमान लगभग 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत होता है, ठीक है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए में है डोबेराइनर का तिरंग का नियम, ऑप्शन बी में है मेंडलीव का नियम और ऑप्शन सी में है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। जो डोबेराइनर था ये तिरंग दिया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें तिरंग में था कि जो जैसे इनका तिरंग था LINAK, ठीक है, CASRBA और क्या था? CLBRI, ठीक है। इनके तिरंग में था कि Li और K यानी लिथियम और पोटेशियम को अगर जोड़ेंगे इसका जो परमाणु द्रव्यमान को और उसको उसका अगर औसत निकालेंगे तो वो सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आ जाएगा, इनका तिरंग में था, ठीक है। और जो मेंडलीव थे ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखे थे अपनी आवर्त सारणी में। और जो न्यूलैंड्स थे ये अपने अष्टक नियम में जो संगीत के 7 सुर होते हैं उसका यूज़ किए थे, ठीक है, तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डोबेराइनर का तिरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में है ओडिशा, ऑप्शन सी में है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी में है झारखंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अगर आप अंतरिक्ष जाएंगे जहाँ जो प्रकाश का जो सूरज का प्रकाश है उसका अगर प्रकीर्णन नहीं होता है कहीं पे तो वहाँ पे काला दिखाई देगा, ठीक है। हम लोग का यहाँ आसमान नीला इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश आता है वो हमारे वायुमंडल से प्रकीर्णन होता है, उसके बाद इसीलिए हम लोग का आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा, ठीक है। और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन उतना कम होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सितारा वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? जो रविशंकर जी हैं जो सितारा वादक हैं उनको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए में है 1998, ऑप्शन बी में 1999, ऑप्शन सी में 1996 और ऑप्शन डी में 1995। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1999 में इनको क्या भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है, जो गणतंत्र दिवस में दिया जाता है और जो भारत का हाईएस्ट नागरिक अवार्ड है, ठीक है। भारत रत्न आता है सबसे हाईएस्ट, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्मश्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था। जो सरोजिनी नायडू थे वो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष थी, ठीक है। ऑप्शन ए में है कलकत्ता, बी में है लखनऊ और ऑप्शन सी में है कानपुर और ऑप्शन डी में है मद्रास।
तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, कानपुर अधिवेशन। ये कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था कानपुर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। इससे पहले 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था, उसमें जो अध्यक्ष थे वो थे महात्मा गांधी जी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? जो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जी वो जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उसका नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उसका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है, या फिर 65 वर्ष जो पहले आता हो। ठीक है, या तो 6 साल उसका उम्र वहाँ पे पद में हो जाए, या फिर उसका उम्र 65 साल हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर सर्चिंग करते समय एक संक्षेपण DNS मिलता है। DNS का मतलब क्या है? DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। जैसे हम लोग यूज करते हैं www.google.com या फिर www.filmizilla.com। ठीक है, तो वो क्या है? हम लोग का DNS है। ठीक है, तो वही होता है DNS, जिसको डोमेन नेम सिस्टम बोला जाता है। अगर हम इंटरनेट में सर्च करते हैं तो उसका यूज करते हैं DNS का, जैसे www.megaauction.com, www.ipl.com, ऐसा टाइप का सर्च करते हैं, वही होता है DNS। तो यहाँ पे हम लोग का टेस्ट ख़त्म हुआ। आप बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।